और 9 जून को बजट पेश किया गया था। उसके बाद पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई वजीर खजाना की जानिब से। वजीर खजाना अभी कहते हैं जी हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया है। तो अब कोई ये बात ना करे और बहुत ही ऐसे मुश्किल हालात में एक जिम्मेदाराना बजट हमने पेश किया है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि देखें ऐसे हालात में सरकारी मुलाजमीन जो हैं, जो तकरीबन 9% बनते हैं, कितना उनके जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें उसमें 30 से 35% इजाफा किया है। पेंशनर्स की 17.5% बढ़ाई गई है। अब ये दावा एक और है अशफाक कि हम जल्द महंगाई कंट्रोल कर लेंगे और वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की है कि IMF से मुआहिदा इसी महीने हो जाएगा। मेरे ख्याल में अब 2 हफ्ते रह गए अशफाक ये महीना खत्म होने में। भाई देखें, बात सुने, एक तो ये है कि अब मैं ये ऐलान कर दूं कि सदफ जो आपने आज माशाल्लाह से शो किया है उस पर आपको कल 1 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा। ओहो, फौरी ऐलान करें। अब पहले ये सोचे ना कि पहले सवाल ही आना चाहिए कि भाई कहाँ से आएंगे पैसे, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे। एक तो नीयत में भी शुगर, ठीक है, दैट इज माय प्रॉब्लम। मेरा मसला नहीं है, तो अवाम का मसला नहीं है, लेकिन अवाम को ये सोचना चाहिए ना कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बनाने हैं। मतलब ये जो पकोड़े तले जा रहे हैं किससे तले जा रहे हैं, ठीक है, जो आवाम तक पहुंचेंगे। आप ऐसी बातों का वादा कर रहे हैं, ये बड़ा खुशाइंद लगता है कि आपने 30 से 35% जो है वो, वैसे इट्स रिलेटेबल 30 से 35%, अच्छा। लेकिन उसके अंदर आप ये करें कि इजाफा करें। उसके बाद इजाफे के बाद आप ये है कि सही मायनों में उनको तनख्वाह उसकी अदायगी वक्त पे करें। अभी ज़ाहिर है कि सुनने में आ रहा है कि कई जगहों पे अभी सरकारी इदारों में भी जो तनख्वाहें हैं वो अभी तक नहीं मिली हो रहे हैं जी। अच्छा, तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि अक्रॉस द बोर्ड आप ये देखें कि न सिर्फ ये कि सरकारी इदारों में बल्कि प्राइवेट इदारों में इससे हट के जो एक प्रॉपर लोगों को प्रॉपर जो फराहमी है तनख्वाहों की और इसके अलावा उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए मैनेज करना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे हम मेंशन कर दें कि वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि गरीब के हालात का उन्हें अंदाज़ा है। अब तो 50,000 में भी गुजारा मुमकिन नहीं है, तो जो कम से कम तनख्वाह है वो 25 से बढ़ाकर 32,000 कर दी है। ऐसे में 50,000 में भी गुजारा नहीं है। हाँ, और 25 से 32,000 उन्होंने समवेयर इन बिटवीन को एक सोल्यूशन निकाला। तो वो जो 18,000 है वो कहाँ से आएंगे? अब ये तो फिर पूछना पड़ेगा, कभी वजीर आजम से कोई सहाफ़ी शायद सवाल कर ले। अब मैं ये आपको बता दूं, सिंध का बजट भी पेश किया गया तो वजीर आला से मुराद अली शाह कह रहे थे कि विफाक की तरफ से सिंध के लिए हम जो प्रोजेक्ट है उससे मुतमईन नहीं है। सिंध को दीगर सूबे जितने फंड दिए जाएँ, जो दीगर सूबों को दिए जाते हैं उतने दिए जाएँ। हम ये मामला वजीर आजम के सामने उठाएंगे। अच्छा जी, तो बहरहाल बात कर लेते हैं इस पे। आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के रुकन भी रहे। सर ये ज़रा फरमाइएगा कि एक जानिब आप ऐलान करते हैं कि जी ये करना है, उसके लिए फ़ंड्स आपके पास बज़ाहिर नज़र नहीं आते, फिर सरकारी मुलाजमिन की परसेंटेज इस मुल्क में क्या है, अगर इजाफा कर भी रहे हैं तो खुशाइंद बात है, क्योंकि नॉर्मली बजट्स में इस परसेंटेज के साथ इजाफा नहीं देखा जाता। उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और जो बाकी मुल्क के प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है या उसके अलावा लोग हैं, उनका क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया। और यही वो एक मेजर पॉइंट है जो इस पूरे बजट में इस पर बात की जा रही है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं, लेकिन आमदनी से दुगने अखराजात जब आप करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप तो मज़ीद कर्जा लेंगे, जब मज़ीद कर्जा लेंगे मज़ीद सूद भरेंगे तो अगले साल ये आमदनी और नाकाफ़ी हो जाएगी और वो जो एक विशेष साइकिल है वो चलता रहेगा। यानी इसमें हुकूमत की जो इंटेंशन है या जो रिलीफ देने का उनका इरादा है वो अप्रिशिएबल है। हम सब कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर मेयार ज़िंदगी हो, लेकिन फिर हम अपने मीन्स की तरफ देखते हैं कि हमारी टोटल इनकम क्या है और उसके मुताबिक हम एडजस्ट करते हैं। तो आबिद साहब, असल में मसला पता है क्या है? महंगाई हर तरफ होती है लेकिन परचेजिंग पावर भी साथ साथ लोगों की बढ़ती है। यहाँ पर मसला ही दरअसल ये है कि परचेजिंग पावर के मामले में हम कहीं पीछे खड़े हैं। जी, लेकिन जब आप हुकूमत की बात कर रहे हैं तो हुकूमत की तो इनकम भी नहीं बढ़ रही और हुकूमत के सिर्फ सूद बढ़ रहा है, और सूद और कर्जे जब बढ़ते चले जाएंगे तो ये एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहते हुए थोड़ा सा जो सख्त फैसले थे, अगर आपको 35 या 40% भी तनख्वाह बढ़ानी है तो फिर जो आपके इकॉनमी के ब्लैक होल हैं, जैसे कि हमें पता है 212 के करीब लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं, पर उनका कुछ सुधार किया जाए ताकि वहाँ से बचत हो सके, या फिर हमें देखना होगा कि जो
इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसमिशन लॉसेज हैं इनको कम किया जाए, गैस के ट्रांसमिशन लॉसेज को कम किया जाए, वहाँ से कुछ बचत हो रही हो तो वो डाइवर्ट कर दी जाए इस तरह के कामों के लिए। और हुकूमत खुद अपने अखराजात कम करे। आप इसमें सब ये भी जरा सब मेंशन कीजिएगा, पर उम्मीद है वजीर आजम के अब हमारा IMF से मुआहदा हो जाएगा। अभी तक कोई हमारे सामने रिएक्शन नहीं आया जो बजट सामने आया, क्योंकि बजट से पहले कहा जा रहा था जी IMF चाहता है उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक, उन्होंने मजीद शराइत रख दी हैं। आपको क्या लगता है ये अब 2 हफ्ते की बात रह गई है, ऊंट किस करवट बैठता नजर आ रहा है? अगर IMF के साथ कोई बातचीत चलती है तो इसका मतलब ये है कि बजट नंबर जो है ये ड्रेस्टिकली रिवाइज हो रहे होंगे। जो नंबर पेश किए गए हैं जुमे को IMF उन पर मुआवजा नहीं करेगा। वो उसी तरह से हैं जैसे कि मिफ्ता इस्माइल साहब का पिछला बजट था जिसको IMF ने असेंबली में पास होने से पहले रिवाइज करवाया था और उसके बाद फिर हमने देखा 2 मिनी बजट उसमें मजीद आए थे। तो अभी भी जो आमदनी Exactly, that doesn't excite us anymore because मिनी बजट्स आते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है ये रशिया से क्रूड ऑयल जो हमारे पास पहुंचा है, जो तेल हमारे पास पहुंचा है, अब इसका मुझे ज़रा ये बताइएगा कि हमारे पास उसको साफ़ करने की कैपेसिटी, मैं तो यही सुनता था कि एक ही हमारे पास रिफाइनरी है जिसके पास कैपेसिटी है वो पार्को की जो कर सकती है। उसको क्लीन करने के बाद और बाकी सारी चीज़ें करने के बाद इससे पेट्रोल और डीजल कितना बनेगा, फर्नेस ऑयल कितना बनेगा, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो कीमत है उस पर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, लोकली कम होगी? देखिए अगर तो डिजायर्ड क्वांटिटी में पेट्रोल और फर्नेस ऑयल आ जाता है तो जाहिर है कि कीमतों पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि ओपन मार्केट से जो अरब मार्केट है उससे तकरीबन $20 से $25 पर बैरल जो है सस्ता पड़ रहा होगा और हुकूमत बड़ी आसानी से कुछ $10 पर बैरल का, लेकिन उसको रिफाइन करना इज अ चैलेंज। वो लोगों को दे सकेगी, कुछ PDL ऐड कर सकेगी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर भी मंगवाया गया है। रिफाइन करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारी रिफाइनरी में रिफाइन होने के बाद इसमें से फर्नेस ऑयल जो कि कहा जा रहा है कि तकरीबन 50% के करीब इसमें से फर्नेस ऑयल निकलेगा और बाकी जो होगा वो पेट्रोल और डीजल जो है वो 15 से 20% होगा। और यहाँ पे उसकी सारी जो इकोनॉमी है और फिजिबिलिटी है वो मैटर करती है। फिर ये है कि आप इस फर्नेस ऑयल को करेंगे क्या, क्योंकि हमारी इस बिजली की जनरेशन जो है वो हमने कोल की तरफ शिफ्ट कर दी, तो क्या हम फर्नेस ऑयल से IPP चला रहे होंगे? तो इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन लेट्स होप कि अगर ये काम कर जाए, ये वाला जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, तो थोड़ी सी एनर्जी की कॉस्ट है उसमें कमी की तवक्को की जाए। चलें, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। आबिद सुलैरी साहब माहिर मालियात हमारे साथ मौजूद थे और सारी सूरत हाल पर तबसरा गए थे। अब ये जाहिर है मजीद आने वाले दिनों में मामलात अनफोल्ड होंगे, बट वी नीड टू अपग्रेड आवर सिस्टम्स एंड आवर रिफाइनरीज बिकॉज़ उससे काफ़ी चीज़ें आसान होगी, अदरवाइज इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर अस।